गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, अडेप्टिव रेडिएशंस। अडेप्टिव रेडिएशंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवोल्यूशन। हमेशा इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अडेप्टिव रेडिएशंस। पहले बेटा समझो अडेप्टिव रेडिएशंस हैं क्या। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशंस हम बोलते हैं एवोल्यूशन को ही, ठीक है। अब देखो दो तरह का एवोल्यूशन हमने पढ़ लिया पहले, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मींस जो अडेप्टिव रेडिएशन हम कॉन्सेप्ट अब करने जा रहे हैं वो इन दोनों में से किसी एक एवोल्यूशन के साथ रिलेटेड होगा, और बेटा वो एवोल्यूशन है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अपनी बुक्स में साथ में लिख लो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। अब मींस एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बट उनका ओरिजिन पॉइंट कैसा है, सिमिलर, ठीक है। तो ये मैंने शो कर दिया कॉमन ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। और ये मैंने शो कर दिया भाई डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मींस ये नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी, यहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज जिनका ओरिजिन पॉइंट कैसा है, कॉमन है, ठीक है। मतलब यहां पे ये स्पीशीज ओरिजिनेट हुई है एक्चुअल में, बट अलग अलग अडेप्टेशंस की वजह से, अडेप्टेशन क्या हुआ, अडेप्टेशन का मतलब होता है जहां पे उनको सूटेबल कंडीशंस मिल गई, जहां पे उनको लगा कि ये हमारे लिए बेटर कंडीशंस हैं ग्रो करने के लिए, वहां पे उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो सारी स्पीशीज यहां इस कॉमन पॉइंट पे ओरिजिनेट हुई, बट इनको यहां पे अपने अडेप्टेशंस के लिए बेटर एनवायरनमेंट मिल गया, तो ये कुछ स्पीशीज यहां पे ग्रो करना शुरू कर गई, ठीक है। पर्टिकुलर यहां पे ये वाली स्पीशीज ग्रो करना शुरू कर गई विद सूटेबल एनवायरनमेंट, यहां पे नई स्पीशीज ग्रो करना शुरू कर दी, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, इस तरह से जिनका सबका कॉमन ओरिजिन पॉइंट था, अडेप्टेशन अलग अलग होने की वजह से उन्होंने अलग अलग जगह पे ग्रो करना शुरू कर दिया। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। समझ आ गया? दोबारा समझा दूं एक बार, कॉमन ओरिजिन एंड डिफरेंट अडेप्टेशंस। तो अलग अलग अडेप्टेशंस की वजह से अलग अलग एरिया पे जाके ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने। दिस इज नोन एज अडेप्टिव रेडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपकी बुक में पेज नंबर है 134। अच्छा, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। डायग्राम देखते जाना है साथ में। एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम, अंडरलाइन कर लो, अ कॉमन पॉइंट। कहां से स्टार्ट हुआ था, एक कॉमन पॉइंट से ही स्टार्ट हुआ था, एंड रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी, और उसी जियोग्राफिकल एरिया की अलग अलग हैबिटेट में, जो हैबिटेट उनको लगी कि हमारे लिए सूटेबल है, उन्होंने जाके ग्रो करना शुरू कर दिया। मींस अडेप्टिव रेडिएशंस शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो अडेप्टिव रेडिएशन के साथ यहां पे हम एक और कॉन्सेप्ट को जोड़ सकते हैं बेटा, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन कि भाई जिसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मान लो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज क्लैरिफाई करती हूँ। बैक्टीरिया का मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, बैक्टीरिया। अब मान लो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। उन बैक्टीरिया में 4-5 बैक्टीरिया ऐसे बने जिनमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, म्यूटेशन आई पड़ी हैं, ठीक है। पहले ये बैक्टीरिया नॉर्मल टेम्परेचर 35-40 पे सर्वाइव कर रहे थे। मान लो टेम्परेचर बदल गया,
ठीक है, 70 अबव चला गया, ठीक है। तो अगर जो म्यूटेशन वाले बैक्टीरिया हैं उनमें कुछ इस तरह की यूजफुल चेंजेस हुई पड़ी हैं कि वो उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए तो वो बच सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, क्योंकि उनका टॉलरेबल एनवायरमेंटल टेम्परेचर कितना था, सिर्फ 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाने चाहिए। बट अगर जिनमें म्यूटेशन हुई है उनमें एक आध भी बैक्टीरिया ऐसा हो जिसमें ऐसी म्यूटेशंस आई हैं जो उसको हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव करने में हेल्प कर रही हैं, तो बैक्टीरिया बच जाएंगे और सर्वाइव कर जाएंगे। मतलब यहाँ पे नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, वो वाले बैक्टीरिया जो हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है। अब इसको रिलेट करो ये वाले एग्जाम्पल के साथ। हमने एग्जाम्पल लिया कॉमन ओरिजिन। अब देखो अलग अलग हैबिटेट, ठीक है, अगर इनको यहाँ पे सूटेबल हैबिटेट्स नहीं मिली होती तो क्या ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो करके अपनी स्पीशीज को बढ़ा पाते? नहीं, तो इन्होंने मर जाना था। मतलब यहाँ पे नेचर ने इनको सिलेक्ट कर लिया तब जाके ये ग्रो करी, ठीक है। हम अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर मान लो किसी तरह की हार्श कंडीशंस यहाँ पे बन गई धरती पे, ठीक है, जैसे टेम्परेचर का एग्जाम्पल ले लो, 60 अबव चला गया, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं सरवाइव कर पाएंगे। बीच में मान लो एक आधा ह्यूमन बीइंग म्यूटेशन के साथ बना, ठीक है, जिसमें उसको उस टेम्परेचर को टॉलरेट करने की पावर हो, तो वो बच सकते हैं, ठीक है। और वो बचेगा अगर, तो वो आगे से आगे अपनी स्पीशीज भी बना लेगा, डिवेल्प कर लेगा। तो उस टाइम पे नेचुरल सिलेक्शन किसकी होगी? वो वाले ऑर्गेनिज्म की जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता हो। तो अडेप्टिव रेडिएशंस को हम ऑल्सो कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? नेचुरल सिलेक्शन के साथ। अडेप्टिव रेडिएशन शो करती हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड ऑल्सो दीज आर सिलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है। बेटा इसके दो एग्जाम्पल्स हैं और दोनों ही एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अडेप्टिव रेडिएशंस के दोनों एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं अडेप्टिव रेडिएशन का, डार्विन फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस फर्स्ट एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डार्विन्स फिंचेस। पहले देखो फिंचेस क्या होती हैं। फिंचेस यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, इट इज फॉर स्मॉल बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स, ठीक है, चिड़िया, ठीक है, ब्लैक कलर के छोटे छोटे बर्ड्स थे जिनको नाम दिया गया फिंचेस, ठीक है। कहां पे? ऑफ गैलापागोस आइलैंड, एक आइलैंड जिसका नाम क्या था? गैलापागोस, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग हिज सी वोएज, वोएज का मतलब होता है जर्नी। जब डार्विन अपनी जर्नी कर रहा था इन अ शिप, शिप का नाम था HMS बीगल। अगर तो लिखा हुआ है बुक में देन इट्स ओके, नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो, ठीक है। जब डार्विन अपनी जर्नी कर रहा था एक शिप में, शिप का नाम था HMS बीगल, तो वो पहुंचा गैलापागोस आइलैंड पे। ही वेंट टू गैलापागोस आइलैंड्स, देयर ही ऑब्जर्व, वहां पे बेटा उसने क्या देखा? उसने बहुत अलग अलग तरह के छोटे छोटे पक्षी देखे, चिड़िया देखी छोटी छोटी, ठीक है, अलग अलग तरह की छोटी छोटी चिड़िया देखी। उन्होंने उन चिड़ियों को, उन बर्ड्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कुछ चिड़िया थी उनकी बीक इस तरह से थी, ठीक है, कुछ थी उनकी थोड़ी पॉइंटेड एंड के साथ ऐसे होगी थी, कुछ की इससे भी ज्यादा पॉइंटेड एंड और कुछ की इससे भी ज्यादा पॉइंटेड एंड के साथ। मतलब उन्होंने अलग अलग तरह की फिंचेस देखी विद डिफरेंट बीक्स, ठीक है। तो उन्होंने आइडिया लगाया उनको देख के कि ऐसा हो सकता है कि ये सारी फिंचेस एक कॉमन ओरिजिन से ही आई हो, बट अलग अलग अडेप्टेशंस की वजह से, अलग अलग अडेप्टेशंस की वजह से इन्होंने अपनी बीक्स चेंज कर ली, ठीक है। तो वो देखो अब, देयर ही ऑब्जर्व्ड वेरियस टाइप ऑफ क्रिएचर्स। वैसे तो उन्होंने बड़े अलग अलग तरह के क्रिएचर्स देखे वहां पे, बट एक्चुअल नोटिस उन्होंने किसको किया? वो थे फिंचेस। ही ऑब्जर्व्ड, अंडरलाइन कर लो,
स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, छोटे छोटे ब्लैक कलर के बर्ड्स, लेटर कॉल्ड एज अंडरलाइन, जिनको बाद में नाम दिया गया, जिन बर्ड्स को बाद में नाम दिया गया डार्विन्स फिंचेस, ठीक है, चिड़िया। There were many varieties of finches on the basis of their structure of beak. बहुत अलग अलग varieties देखने को मिली, ठीक है, और एक ही आइलैंड पे, सेम आइलैंड पे, these all evolve on the same island. तो उन्होंने आइडिया लगा लिया उससे कि सारी तरह की फिंचेस सेम ही आइलैंड पे ओरिजिनेट हुई होंगी, सेम ही आइलैंड से इवॉल्व हुई होंगी, ठीक है। बट सबसे पहले उनकी जो हैबिटेट थी, जो फर्स्ट ओरिजिनेटेड बर्ड्स थे, वो थे बेटा फ्रॉम ओरिजिनल एंड सर्कल सीड ईटिंग बर्ड्स। सबसे पहले जो बर्ड्स थे जिनका ओरिजिन हुआ था वो थे सीड ईटिंग बर्ड्स, जो सीड खाते थे, ठीक है, सीड ईटिंग बर्ड्स। इन बर्ड्स को ग्रामिनीवोरस बर्ड्स भी बोल देते हैं, बिकॉज ये क्या खाते थे, सीड्स खाते थे। मतलब उनकी ओरिजिनल हैबिटेट क्या थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो। ओरिजिनल हैबिटेट क्या थी, सीड, ठीक है, वो सीड खाते थे। बट जैसे जैसे सीड खत्म होने लगे, अब फिंचेस का नंबर बढ़ने लगा, तो उनको फूड कम पड़ने लगा। जैसे जैसे सीड का नंबर कम हो गया, उन्होंने आगे क्या खाना शुरू कर दिए, इंसेक्ट्स। कुछ तो रह गए वेजिटेरियन, कुछ और चीजें उन्होंने खाना शुरू कर दी, ठीक है, सीड्स को छोड़ के। और कुछ क्या खाना शुरू कर दिया उन्होंने, इंसेक्ट्स को खाना शुरू कर दिया। तो ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड्स, मेनी अदर फॉर्म्स विद चेंज्ड बीक। तो जैसे जैसे, अब देखो पहले ये वाली जो बीक मैंने शो करी है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये वाली जो फिंचेस थी वो कैसी थी, ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड्स। बट जैसे जैसे उन्होंने अपनी हैबिटेट चेंज करी, ठीक है, इंसेक्ट्स को खाना शुरू करा, तो उनको अपनी बीक पॉइंटेड करनी पड़ी, ठीक है। तो किसमें चेंज हो गया, देन देयर इज चेंज इन बीक्स अरोज, सो दैट दे चेंज्ड इनटू, बाद में दे चेंज्ड इनटू इंसेक्टिवोरस। या तो उन्होंने इंसेक्ट्स को खाना शुरू कर दिया, इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस, और कुछ क्या रहेगी, वेजिटेरियन फिंचेस ही रहेगी। बट उन्होंने, उन फिंचेस ने सीड्स की बजाय कुछ और चीजें खाना शुरू कर दी। तो देयर इज चेंज इन बीक फ्रॉम दिस ब्रॉड बीक, कैसे होगी आगे, पॉइंटेड बीक, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट कैसे बदली, पहले क्या थे, सीड ईटिंग बर्ड्स, सीड ईटिंग फिंचेस, बाद में ये फिंचेस कैसी होगी, इंसेक्टिवोरस या फिर वेजिटेरियन फिंचेस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फिर से देखो एक बार बेटा, हम पढ़ रहे हैं अडेप्टिव रेडिएशंस। अडेप्टिव रेडिएशंस मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कॉमन ओरिजिन, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। सबसे पहला एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस, ठीक है, ड्यूरिंग हिज सी वोएज जर्नी, किसमें, शिप में, HMS बीगल, उन्होंने ऑब्जर्व करे अलग अलग तरह के फिंचेस, जो पहले कैसे थे, सीड ईटिंग थे, बाद में कैसे हो गए, इंसेक्टिवोरस फिंचेस हो गए, या फिर वेजिटेरियन फिंचेस हो गए, ठीक है, क्लियर बेटा। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, डार्विन फिंचेस के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा हम लेते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्स्यूपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्स्यूपियल्स, सेकेंड एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन मार्स्यूपियल्स। मार्स्यूपियल्स, पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए मार्स्यूपियल्स क्या होते हैं, लिख लो साथ में। मार्स्यूपियल्स होते हैं बेटा पाउच्ड मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स, ठीक है बेटा। जब हमने मैमल्स पढ़े थे +1 में, मैमल क्लास, तो उस टाइम पे हमने किया था कि क्लास मैमिलिया इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, 2 सब क्लासेस। कौन कौन से, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया
एंड थीरिया, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया कौन से मैमल्स थे? विच ले एग, जो क्या करते थे? एग ले करते थे, ठीक है। और थीरिया कौन से मैमल्स थे? विच गिव राइज टू यंग वंस, जो बर्थ देते थे यंग वंस को, ठीक है। एग लेइंग में दो एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज ऑर्निथोरिंकस, सेकंड इज एकिडना। ऑर्निथोरिंकस एंड सेकंड इज एकिडना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो थीरिया थे उनको दोबारा फिर से हम दो इंफ्रा क्लासेस में रखते थे। इंफ्रा क्लासेस, वो क्लासेस कौन कौन सी थी? वन, मेटाथीरिया, मेटाथीरिया एंड सेकंड इज यूथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। अब देखो मेटाथीरिया क्या थे? देते तो दोनों यंग वंस को बर्थ थे, बट जो मेटाथीरिया थे दे गिव राइज टू इमेच्योर यंग वंस, इमेच्योर यंग वंस, ठीक है। और जो यूथीरिया थे, यू मतलब ट्रू मैमल्स, दे गिव राइज टू मेच्योर यंग वंस, मेच्योर यंग वंस, ठीक है। तो देखो अब हम यहां पे बात कर रहे हैं मार्supials। मैंने आपको बोला पाउच्ड मैमल्स, पाउच्ड मैमल में एग्जांपल हम ले सकते हैं कैंगरू, ठीक है। कैंगरू में एक पाउच सा बना होता है, ठीक है। वो पाउच का क्या पर्पस होता है बेटा? वो आते हैं मेटाथीरियंस में। ये जो मेटाथीरियंस होते हैं ये इमेच्योर यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। फिर वो इमेच्योर यंग वंस पाउच में ही रहते हैं जब तक कि वो मेच्योर नहीं हो जाते। जब वो मेच्योर हो जाएंगे तो वो पाउच से निकल आएंगे, ठीक है। वो पाउच से बाहर रहना शुरू कर देंगे। तो मेटाथीरिया मतलब मार्supials, ये जो इमेच्योर यंग वंस थे ये कौन से मैमल्स होते हैं? पाउच्ड मैमल्स। तो यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मार्supials का, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्supials, यहां पे भी अब सेम चीज, ये भी क्या शो करते हैं? ये भी शो करते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। मींस ऐसे मार्supials जिनका ओरिजिन पॉइंट सेम है, ओरिजिन पॉइंट सेम है, बट ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट होने की वजह से वो अलग अलग एरिया में जाके ग्रो करना शुरू कर गए, ठीक है। सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। जैसे हम यहाँ पे एग्जैक्टली एग्जांपल दे रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मार्supials, मतलब पाउच्ड मैमल्स जो कहाँ पे रहेंगे? ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि उनका सबका ओरिजिन भी सेम था बट फंक्शन उनका अलग अलग। मतलब मार्supial मैमल सिर्फ एक तरह के नहीं होंगे, बहुत अलग अलग तरह के मैमल्स होंगे, बट सारे मैमल्स कैसे होंगे? पाउच्ड। तो पाउच्ड से क्या पता चला कि ओरिजिन सेम है बट उनके फंक्शन अलग अलग है। जैसे एग्जांपल देखो मार्supials में, फर्स्ट देखो टेस्मेनियन वुल्फ, टेस्मेनियन वुल्फ, आपकी बुक में एग्जांपल देखो, जो टेस्मेनियन वुल्फ है इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वुल्फ, बट कैसा? पाउच्ड, ठीक है। नॉर्मल नहीं जो हमारे अपने देश में मिलेंगे वो वाले नहीं, ठीक है। ये कैसे होंगे? पाउच्ड। बट ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये अब रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, इट इज एक्सटिंक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल राइट साइड से ले रही हूं मैं, टाइगर कैट, सेकेंड एग्जाम्पल टाइगर कैट, ये भी कैसा होगा? इट इज पाउच्ड मैमल। नेक्स्ट देखो बेंडेड एंट ईटर, जिनकी बॉडी पे बैंड्स बने पड़े होते हैं, बेंडेड एंट ईटर, जो किसको खाएंगे? एंट्स को खाएंगे, जिनकी बॉडी पे बहुत सारे बैंड्स हैं, ये भी क्या है? पाउच्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ओरिजिन सबका सेम होगा। देखो अब वुल्फ, इसका फंक्शन कुछ और है, टाइगर कैट इसका फंक्शन कुछ और है, इसका फंक्शन कुछ और है, बाकी एनिमल्स करेंगे उनका फंक्शन कुछ और होगा, बस सारे कैसे होंगे? पाउच्ड। इसका मतलब सबका ओरिजिन सेम, ठीक है। अच्छा उसके बाद मार्supial रैट, मार्supial रैट फंक्शन रैट की तरह होगा सेम, बट कैसे है? पाउच्ड,
ठीक है. देन कैंगरू, कैंगरू इट इज ऑल्सो पाउच्ड मैमल, ठीक है. पाउच्ड मैमल, ओरिजिन सेम, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. वॉम्बैट, वॉम्बैट, वॉम्बैट. देन बैंडिकूट, बैंडिकूट, बैंडिकूट रैबिट साइज का होता है. नेक्स्ट कोला, कोला इट इज लिव ऑन, इट इज लिव ऑन ट्री, ठीक है, पेड़ों पे रहता है. देन मार्supial मोल, उसके बाद मोल, बट कैसा मोल, मार्supial, पाउच्ड, मार्supial मोल, पाउच्ड मोल. एंड लास्ट इज शुगर ग्लाइडर, शुगर ग्लाइडर जो ग्लाइड करेगा, ग्लाइडर जो ग्लाइड करेगा एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ, ठीक है. तो देखो क्योंकि ये सारे एनिमल्स पाउच्ड हैं तो ये क्या शो कर रहा है कि दे हैव कॉमन ओरिजिन बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, कॉमन ओरिजिन बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. तो अडैप्टिव रेडिएशंस में ये दो बेस्ट एग्जांपल. बेटा क्वेश्चन पक्का. वन इज डार्विन फिंचेस, सेकेंड इज ऑस्ट्रेलियन मार्supials. दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. क्या शो कर रहे हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मींस कॉमन ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, कॉमन ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने फिंचेस का एग्जाम्पल लिया जिनका ओरिजिन सबका सेम था, दैट इज गैलापागोस आइलैंड, बट फंक्शन सबका अलग अलग हो गया. कैसे, कुछ इंसेक्ट्स को खाना शुरू कर दिया, कुछ ने सीड्स को खाते हैं पहले से ही, तो दीज आर वेजिटेरियन, ठीक है. एंड दीज आर ऑस्ट्रेलियन मार्supials, कॉमन ओरिजिन एंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है. नेक्स्ट बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. अब ये ध्यान से समझना, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है. अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. इसके लिए बेटा आपको एक मैं डायग्राम यहां पे डिस्प्ले करती हूं, वेट. ओके, नेक्स्ट बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है. एक हमने पढ़ा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अब हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमने कल भी पढ़ा था. तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या था, विच आर एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है. एनालॉगस ऑर्गन्स वो क्या शो करेंगे, वो शो करेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. अब ध्यान से समझना, ये डायग्राम्स के साथ हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी शो करेंगे. एक हमने पढ़ा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. अब देखो सबसे पहले ये वाली साइड्स बेटा आपको दिख रहे हैं प्लेसेंटल मैमल्स, और ये वाली साइड आपको दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, ठीक है. प्लेसेंटल एंड दीज आर ऑस्ट्रेलियन मार्supials, मार्supials मतलब पाउच्ड मैमल्स, ठीक है. अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं मोल. तो हमने इन सब का निच भी डिस्कस करना है. निच मतलब हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट. तो देखो जो मोल होते हैं बेटा दे आर बरोवर, बरोवर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बरो बना के रहते हैं, ठीक है, बरोवर. तो देखो मोल इट इज प्लेसेंटल मैमल, ये भी बरो बना के रहेगा बट इनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होंगे. ये भी बरो बना के ही रहेगा बट ये क्या है, मार्supials, पाउच्ड मैमल. सेकेंड एग्जाम्पल एंट ईटर, जो किसको खाएंगे, एंट्स को खाएंगे. तो निच इनकी क्या है, फंक्शन क्या है, हैबिटेट क्या है, दे आर एंट ईटर, ठीक है, बट दे आर प्लेसेंटल एंड दे आर नम्बेट, ठीक है. नम्बेट पाउच्ड है, इनको बोलते हैं नम्बेट, ठीक है. थर्ड माउस, थर्ड है माउस. हैबिटेट आपको पता है, दीज आर नॉर्मल माउस एंड दीज आर मार्supial माउस. ये कौन से होंगे, पाउच्ड माउस, ठीक है.
नेक्स्ट इज लेमर, लेमर एंड स्पॉटेड कस्कस, लेमर एंड स्पॉटेड कस्कस। तो लेमर इट इज क्लाइंबर, स्पॉटेड कस्कस ये भी क्या है, क्लाइंबर है। नेक्स्ट इज ग्लाइडर, जो ग्लाइड करेगा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। वन इज फ्लाइंग स्क्वाल विच इज प्लेसेंटल एंड सेकेंड इज फ्लाइंग phalanger, flying phalanger, flying phalanger is also known as sugar glider, इसको हम sugar glider भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज बॉबकैट एंड टेस्मेनियन टाइगर कैट, अभी जो हम बात कर रहे थे टाइगर कैट, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल। एंड नेक्स्ट इज बॉबकैट, तो दीज आर कैट हैबिटेट यू नो वेरी वेल, वन इज प्लेसेंटल, सेकेंड इज pouched organism, लास्ट इज वुल्फ, वुल्फ, ठीक है, एक क्या होगा नॉर्मल प्लेसेंटल वुल्फ और दूसरा क्या होगा टेस्मेनियन वुल्फ विच इज नाउ एक्सटिंक्ट, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम में ये वाले जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं बेटा ये आपस में शो कर रहे हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये चीज आपको मेन यहां पे समझनी है। जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो आपस में शो कर रहे हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ऐसे ही जो ऑस्ट्रेलियन मार्supials हैं वो भी आपस में क्या शो कर रहे हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब ये वाली पिक्चर में आपको कितनी अडैप्टिव रेडिएशंस दिखाई दे रही हैं, देयर आर 2 अडैप्टिव रेडिएशन, एक प्लेसेंटल मैमल्स, दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्supials, प्लेसेंटल मैमल्स, दूसरा क्या है ऑस्ट्रेलियन मार्supials, 2 अडैप्टिव रेडिएशंस आर देयर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब अगर हम इन दोनों अडैप्टिव रेडिएशंस की बात करें तो ये दोनों अडैप्टिव रेडिएशन आपस में ये भी और ये भी, ये आपस में क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं बेटा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपस में, ठीक है। मतलब प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स अगर हम दोनों को देखें तो ये क्या शो कर रहे हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, प्लेसेंटल मैमल्स अकेले डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ऑस्ट्रेलियन मार्supials अकेले डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। बट अगर हम इन दोनों को इकट्ठे देख रहे हैं तो दोनों आपस में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्supials, ठीक है, क्लियर बेटा। तो अब देखो आगे हम थ्योरी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमने शुरू किया था अभी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डायग्राम मैंने आपको शो कर दी। अब देखो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, व्हेन मोर देन 1 अडैप्टिव रेडिएशन, जैसे अभी डायग्राम मैंने आपको शो करी थी, एक तरफ सारे क्या थे प्लेसेंटल मैमल्स, दूसरी तरफ सारे क्या थे ऑस्ट्रेलियन मार्supials, ठीक है। तो 2 अलग अलग अडैप्टिव रेडिएशंस अकर इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, कहां पे प्रेजेंट है एक ही जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट हैं बट हैविंग डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, इट कैन बी कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जो प्लेसेंटल मैमल्स थे वो भी उसी एरिया में प्रेजेंट हैं, मार्supials जो थे वो भी उसी एरिया में प्रेजेंट हैं, एरिया क्या होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब सुनो जरा एक कहानी है बेटा, सबसे पहले जब अभी कॉन्टिनेंट्स अलग नहीं हुए थे, जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों इकट्ठे थे उस टाइम पे बने होंगे मार्supials, पाउच्ड मैमल्स। फिर क्या हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ठीक है, आधे पाउच्ड मैमल्स रह गए एशिया में, आधे पाउच्ड मैमल्स चले गए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में उनको बेटर कंडीशंस मिल गई ग्रो करने के लिए, वहां पे उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। एशिया में उनको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला तो वहां पे वो पाउच्ड मैमल सरवाइव नहीं कर पाए और खत्म हो गए। फिर काफी सालों के बाद वहां पे बने प्लेसेंटल मैमल्स, तो वो प्लेसेंटल मैमल्स को वहां पे सूटेबल एनवायरनमेंट मिल गया और वहां पे उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया।
फिर कुछ प्लेसेंटल मैमल्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी आ गए, उनको भी वहां पे सुटेबल एनवायरनमेंट मिल गया, वहां पे उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया में दोनों तरह के मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स और पाउच्ड मैमल्स दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों वहां पे ग्रो कर सकते हैं। तो वो क्या होगी, अडैप्टिव रेडिएशन, दो अलग अलग अडैप्टिव रेडिएशन। तो वहां पे ये ऑर्गेनिज्म आपस में, प्लेसेंटल मैमल्स और मार्supial मैमल्स आपस में क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो शो अडैप्टिव रेडिएशन, वहां पे भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ठीक है। अब देखो सब में प्लेसेंटा बनता है, मतलब उनका ओरिजिन सबका कैसा होगा, सेम, बट फंक्शन सबका अलग अलग है। इन इवॉल्विंग इनटू वेरियस वेराइटीज, each variety of placental mammal appear to be similar to corresponding marsupials। अगर हम उनको मार्supial के साथ कंपैरिजन करें तो दोनों की हैबिटेट सेम सेम, जैसे हम यहाँ पे मोल का एग्जांपल ले रहे थे, बोथ द मोल्स, चाहे वो प्लेसेंटल हो चाहे वो मार्supial हो, दोनों ही क्या है, सेम फंक्शन के साथ, दैट इज बरोअर, ठीक है। बट ये दोनों आपस में क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, convergent evolution। For example, placental wolf resembled Tasmanian wolf which is a marsupial। दोनों की हैबिटेट सेम सेम है, दोनों का फंक्शन सेम सेम है, प्लेसेंटल का भी और मार्supial वुल्फ का भी, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट बेटा हम शुरू कर रहे हैं लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज लेमार्किज्म। इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये वाली थ्योरी बेटा, बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, गलत है थ्योरी, बट क्योंकि ये पहली थ्योरी थी एवोल्यूशन की, इसलिए ये थ्योरी इंपॉर्टेंट, लेमार्क थ्योरी, लेमार्किज्म। अच्छा, थ्योरी वाज गिवन इन 1809 बाय द लेमार्क। थ्योरी का एक और नाम है जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। पहले समझो, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इस थ्योरी में बोला गया कि जो कैरेक्टर एक्वायर किए जाते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट भी होते हैं। जो कैरेक्टर एक्वायर किए जाते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे हम एक मस्कुलर मैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग जिम जाके उसने पूरी मसल्स बना ली हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसकी जो अगली जनरेशन है जब वो पैदा होगी तो वो मस्कुलर होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो कैरेक्टर पेरेंट ने एक्वायर कर लिए वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक्वायर मतलब जो हम अपने आप एक्वायर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, इसका दूसरा नाम थ्योरी ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। इसको क्या बोला गया कि जो ऑर्गन बेटा ज्यादा यूज होते हैं वो आगे से आगे ज्यादा डिवेल्प होते जाते हैं। अब इसका भी कंपैरिजन कर लो, देखो जो ऑर्गन ज्यादा यूज होते हैं, जैसे हम अपना दिमाग ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या आगे से आगे दिमाग का साइज बढ़ता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, ये कुछ हद तक सही है। जैसे अभी हमने पीछे कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल पढ़े कि इनमें ये वाले कैरेक्टर पहले ज्यादा डिवेल्प थे, बाद में ये अब कम डिवेल्प हैं। जैसे हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये कुछ हद तक ठीक है, डिसयूज, ठीक है, बट यूज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं हो सकता। तो देखो, लेमार्किज्म इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। नंबर 1, इंक्रीज इन साइज। ऑल द लिविंग बीइंग एंड देयर ऑर्गन्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके ऑर्गन, दे हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज कॉन्टिन्यूअसली। ऐसा होता है क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे से आगे कॉन्टिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं? नहीं। दिस इंक्रीज टेक प्लेस ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और कहते हैं ये जो इंक्रीज हो रहा है बॉडी में, ये किस वजह से हो रहा है? जो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं जिससे इनका साइज बढ़ रहा है। सेकंड, न्यू नीड। मान लो हमें किसी नए ऑर्गन की जरूरत है, तो क्या वो अपने आप डिवेल्प हो जाएगा? नहीं डिवेल्प होगा। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गन्स रिजल्ट फ्रॉम अ न्यू नीड।
एंड फ्रॉम न्यू मूवमेंट, अगर किसी नए ऑर्गन की जरूरत होगी तो वो ऑर्गन भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। थर्ड, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये अंडरलाइन कर लो। चेंजिंग हैबिट्स कॉज मोर यूज ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, जैसे जैसे हैबिट्स चेंज होती जाएंगी, कुछ ऑर्गन को हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो ज्यादा डेवलप होंगे, लेमार्क ने ऐसा बोला, एंड लेसर यूज ऑफ अदर, और जिनको हम कम यूज करेंगे वो धीरे धीरे डीजनरेट होते जाएंगे। तो सेकंड वाला पॉइंट कुछ हद तक ठीक है। इफ एन ऑर्गन इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड, अगर कोई ऑर्गन लगातार यूज हो रहा है, इट विल टेंड टू बिकम हाईली डिवेल्प, बहुत ज्यादा डिवेल्प हो जाएगा, वेयर एज डिसयूज रिजल्ट इन डीजनरेशन। फोर्थ वन, जो कि बिल्कुल गलत है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। हम जो एक्वायर किए हैं हमने कोई कैरेक्टर्स, उनको अगली जनरेशन में ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, और उससे आगे नई स्पीशीज वैसी ही डेवलप हो सकती है, ऐसा नहीं होता। तो मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय यूज एंड डिसयूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब हम किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज कर रहे हैं या कम यूज कर रहे हैं, तो जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, दे विल बी इनहेरिटेड टू द न्यू ऑफस्प्रिंग्स आफ्टर अ नंबर ऑफ जनरेशन, और जब बहुत सारी जनरेशंस हो जाएंगी, इट रिजल्ट इन अकमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, धीरे धीरे ये वेरिएशंस इकट्ठी होती जाएगी, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, और आगे से आगे नई स्पीशीज बनती जाएगी, ठीक है। तो लेमार्क ने इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया, एग्जाम्पल टू सपोर्ट द लेमार्किज्म। लेमार्क ने एग्जाम्पल लिया जिराफ का, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। लेमार्क ने बोला कि अभी जो रिसेंटली जिराफ देखे जाते हैं विद लॉन्ग नेक, ये पहले थे हिरन की तरह, छोटे से एनिमल्स होते थे लाइक डियर, ठीक है। फिर इन्होंने अपने आप में कुछ अडेप्टेशंस करी, जैसे पहले ये क्या खाते होंगे, धरती पे नीचे जो घास लगती थी, जो हर्ब्स लगते थे, जो श्रब्स लगते थे, उनको खाते थे। अब वो हर्ब्स और श्रब्स खत्म होना शुरू हो गए, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ों से पत्ते वो खाना शुरू कर दिए। तो जब उन्होंने पेड़ों से पत्ते खाने थे, तो उन्होंने अपने फोर लिम्स और नेक को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे वो फोर लिम्स और नेक को स्ट्रेच करते गए, अगली जनरेशन में वो कैरेक्टर और डेवलप होता गया, और अभी के जो जिराफ हैं वो उस तरह से प्रोड्यूस हुए, ठीक है। ये इन्होंने एग्जाम्पल रखा था अपना। तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क, जिराफ, एंसेस्टर जिराफ की बात हो रही है अभी, जो पुराने एंसेस्टर्स, सॉरी, जो पुराने जिराफ थे उनकी बात हो रही है, वॉज इनिशियली, पहले कैसे थे, डियर लाइक एनिमल थे, हु ब्राउज्ड ऑन द हर्ब्स एंड श्रब्स, जो झाड़ियां या फिर छोटे छोटे प्लांट्स जो होते थे उनको खाते थे। व्हेन फूड बिकम स्कार्स, जब फूड की कमी होगी ऑन द ग्राउंड, इन एंसेस्टर ने अपने फोर लिम्स, आगे वाले लिम्स और नेक को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया पेड़ों से पत्ते पहुंचने के लिए। देयर वर स्लाइट इंक्रीज इन साइज, और धीरे धीरे इनका साइज बढ़ना शुरू हो गया। द ट्रेट वॉज, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, ट्रेट वॉज पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में चला गया, वेयर स्ट्रेचिंग कॉस्ट फर्दर एनलार्जमेंट, जैसे आगे से आगे ये कैरेक्टर उन्होंने बोला कि बढ़ता गया। द प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सेवरल जनरेशन, ये प्रोसेस काफी जनरेशंस तक चलती रही, काफी जनरेशंस तक चलती रही। Thus present day giraffe with long forelimb, तो अभी के जो जिराफ बने हैं लॉन्ग फोरलिम और लॉन्ग नेक के साथ, वो ओरिजिनेट हुए। ये थ्योरी दी थी लेमार्क ने, जिसको हम बोलते हैं लेमार्किज्म, ठीक है, लेमार्किज्म। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट इज डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी थी, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। पूरी थ्योरी आज नहीं करेंगे, थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डार्विन पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसर्कल नेचुरल सिलेक्शन। अभी पीछे जो हम बात पढ़ रहे थे ना अबाउट द डार्विन फिंचेस, ठीक है, अबाउट द अडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, उससे ये भी कंक्लूजन निकल के आया कि जिन ऑर्गेनिज्म को नेचर फेवर करता है वो ऑर्गेनिज्म आगे से आगे ग्रो करते हैं,
और जिन ऑर्गेनिजम्स को नेचर फेवर नहीं करेगा वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट भी रखा नेचुरल सिलेक्शन एज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन हो रहा है उसके पीछे कॉज क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचर ने कोई चीज सिलेक्ट नहीं करी तो इवॉल्व कैसे होगी। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस, ये माना जाता है, ठीक है, थॉमस था एक साइंटिस्ट, अंडरलाइन करो, वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस ने पॉपुलेशन पे एक एसे लिखा था। ठीक है, ही रोट एसे ऑन पॉपुलेशन, लिख लो साथ में, एसे ऑन पॉपुलेशन। तो माना जाता है कि डार्विन मैल्थस के काम से इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ही गॉट आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उससे उनको नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया मिला। ठीक है, कैसे, फ्रॉम द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये तो सबको पता है व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मतलब अब नॉर्मल जनरली ह्यूमन बीइंग क्या करवाते हैं, जब हमने ब्रीडिंग करवानी है कोई अच्छी वैरायटी की, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 गुड वैरायटीज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मेल की भी और फीमेल की भी, दोनों को फर्टिलाइज करवाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो नया हाइब्रिड बन के आता है वो हमेशा कैसा होगा, सुपीरियर फ्रॉम द पेरेंट्स। ये क्या शो करता है, हाइब्रिड विगर शो करता है। तो डार्विन गॉट आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फ्रॉम आर्टिफिशियल सिलेक्शन परफॉर्म्ड बाय मैन टू मेक मेनी ब्रीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी ब्रीड्स बनाते हैं, उनसे इनको आइडिया मिला डार्विन को कि अगर एनिमल्स में आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवा सकते हैं हम खुद, ठीक है, तो नेचर में भी तो ये चीज अपने आप हो सकती है। ठीक है, तो डार्विन पब्लिश्ड हिज बुक इन नवंबर 1859। द फुल टाइटल ऑफ बुक वाज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और बुक का टाइटल था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नई स्पीशीज कैसे ओरिजिनेट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एल्फ्रेड वेलिस, एनसर्कल कर लो ये नाम भी, ये था एक नेचुरलिस्ट, नेचर के ऊपर स्टडी करता था। उन्होंने वर्क किया मलाय आर्कीपेलेगो। इट वाज सॉरी, ये क्या है, आइलैंड्स हैं बहुत सारे इन इंडोनेशिया, मलाय आर्कीपेलेगो हैड ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। उन्होंने भी सेम ही चीज कंक्लूड करी कि भाई अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन ह्यूमन बीइंग करवा सकता है खुद, तो नेचर में भी ये चीज अपने आप हो सकती है। ठीक है, दोनों ने सेम कंक्लूजन दिया। अच्छा, तो डार्विन ने ये सारी चीजें तो बताई, उन्होंने ये भी बताया होगा कि कोई वेरिएशंस होती हैं या म्यूटेशन आती हैं, बट उन्होंने म्यूटेशन का कॉज नहीं दिया कि इन म्यूटेशन का कॉज क्या हो सकता है। तो वो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।